हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हम टॉपिक्स करवा रहे हैं क्लासेस में वो सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं जिनसे जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिनसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन श्योर है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक आधा क्वेश्चन इन टॉपिक से जरूर पूछा जाता है। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। पेरी ऑपरेटिव जो नर्सिंग केयर होती है, इसमें पेरी ऑपरेटिव का मतलब होता है, पेरी ऑपरेटिव का मतलब होता है प्री ऑपरेटिव केयर प्लस इंट्रा ऑपरेटिव केयर प्लस पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तीनों केयर को हम बोलते होते हैं पेरी ऑपरेटिव केयर। पेरी ऑपरेटिव मीन्स प्री ऑपरेटिव प्लस इंट्रा ऑपरेटिव और प्लस में पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि सर्जरी से पहले हमें पेशेंट को क्या केयर देनी है, ड्यूरिंग सर्जरी हमें पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड करनी है, और आफ्टर सर्जरी हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और पेशेंट की केयर कैसे करनी है। तो ये सारा का सारा हमारा आता है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर का मतलब क्या होता है कि पेशेंट है, सर्जरी से पहले हमें पेशेंट का क्या क्या करना है, क्या क्या केयर है वो पेशेंट को हमें प्रोवाइड करनी है। तो कोई भी सर्जरी अगर हम प्लान करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट का क्या लेंगे, कंसेंट लेते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर सर्जरी। तो हम पेशेंट को बताते हैं, कंसेंट में लिखा होता है कि कौन सी सर्जरी पेशेंट की होनी है और कौन सा टाइप का एनेस्थीसिया है वो पेशेंट को हम देंगे ड्यूरिंग सर्जरी। रिस्क क्या क्या हो सकते हैं सर्जरी के। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है जो वो पेशेंट के हम साइन करवाते हैं। जो भी नर्सिंग स्टाफ है वो विटनेस होता है, खुद के साइन करता है, पेशेंट के साइन करवाता है। और अगर जो पेशेंट है वो माइनर है यानी कि लेस देन 18 ईयर्स है, तो उसके लीगल जो गार्जियन है उसके साइन जो है हम कंसेंट के ऊपर करवाते हैं। इसके अलावा अगर आता है हमारा, अगर पेशेंट साइकेट्रिक पेशेंट है तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, जो कंसेंट दे नहीं सकता पेशेंट, तो उस केस में हम क्या करते हैं, या तो कोई पेशेंट का गार्जियन हो जो कंसेंट दे सके, और अगर कोई है नहीं उस केस में हम क्या करते हैं, कोर्ट की हेल्प लेते हैं कंसेंट के लिए। कंसेंट में हमें क्या ध्यान रखना है, एक तो हम पेशेंट को पहले ही बता देते हैं कि क्या क्या जो रिस्क है सर्जरी के वो हो सकते हैं पेशेंट को। जैसे हम पेशेंट से लिखवाते होते हैं कि ड्यूरिंग सर्जरी जो पेशेंट है उसकी जान को खतरा है, हम पेशेंट को बेहोशी का इंजेक्शन देने वाले हैं जिससे जो पेशेंट है उसके ऊपर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह के कंसेंट में सारा क्लियर होता है। तो सारा हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी लोकल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि पेशेंट को समझ में आ सके। ये नहीं है कि पूरा कंसेंट फॉर्म इंग्लिश में लिखा हुआ है और आप उस पर साइन करवा रहे हो पेशेंट के। पहले पेशेंट को हम सारा एक्सप्लेन करते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंदर कि क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या रिस्क है सर्जरी के, और कौन सा एनेस्थीसिया हम उसको देने वाले हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का ध्यान रखना है कि पेशेंट में को कोई हमें सडेशन ना दिया हो, कोई सिडेटिव मेडिसिन ना दे रखी हो ड्यूरिंग कंसेंट। जो पेशेंट है वो ओरिएंटेड होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, तब हम जो है कंसेंट है वो पेशेंट से साइन करवाएंगे। उसके बाद आता है हमारा, पेशेंट को एनपीओ रखते होते हैं। जैसे अगले दिन सर्जरी हुई है तो पहले वाले दिन जो है मिडनाइट हम पेशेंट को एनपीओ रखने के लिए बोला जाता है। सर्जरी से 6 to 8 आवर्स जो पेशेंट है वो एनपीओ रखा जाता है, यानी कि नील पर ओरली, यानी कि पेशेंट को माउथ से कुछ भी नहीं लेना है। तो 6 to 8 आवर्स जो है हम पेशेंट को एडवाइज करेंगे कि आपको पानी भी नहीं लेना है मिडनाइट के बाद और कुछ भी खाना पीना नहीं है, आपको फास्टिंग रखनी है। उसके बाद आता है हमारा इंटेस्टाइनल एंड एब्डोमिनल सर्जरी। अगर किसी पेशेंट की हमें पता है कि इंटेस्टाइनल सर्जरी होनी है या एब्डोमिनल सर्जरी होनी है, तो उस केस में क्या होता है, जो बाउल होता है पूरा का पूरा वो हमें क्लीन करना होता है। तो बाउल क्लीनिंग के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को उस केस में अनीमा देते हैं और जो बाउल है उसको क्लीन करते हैं। सर्जरी से पहले क्या करेंगे, पेशेंट को कैथेटराइज करेंगे। अगर प्रिस्क्राइब कर रखा है, कोई मेजर सर्जरी होनी है, तो उस केस में हम पेशेंट को कैथेटराइज करके ही ओटी में भेजते होते हैं। और जो पेशेंट है अगर कोई माइनर माइनर ऑपरेशन होना है तो उस केस में कैथेटराइजेशन की जरूरत नहीं होती है। तो उस केस में
ओटी में जाने से पहले पेशेंट को बोलेंगे कि वॉशरूम जाना है, उसके बाद ही पेशेंट को ओटी में जाना है। ठीक है, कैथेटराइज पेशेंट को हमने कर दिया है, और सर्जरी से पहले जितना यूरिन है, यूरोबैग है, उसमें उसको खाली करेंगे, यूरिन आउटपुट देखेंगे कितना है, और पेशेंट को कैथेटराइज करने के बाद, सर्जरी के बाद हम देखेंगे कि यूरिन आउटपुट कितना पेशेंट का आ रहा है। तो कैथेटराइज करके भेजना है अगर प्रिस्क्राइब्ड है। प्रिपेयर साइट फॉर सर्जरी, जो सर्जरी होनी है तो वहां पे एंटीसेप्टिक से हम क्या करते हैं, साइट को क्लीन करते होते हैं। अगर सेविंग एडवाइज कर रखी है तो सेव करेंगे, जैसे ऑर्थो सर्जरी होती है तो उस केस में कई बार एडवाइज कर देते हैं, लेकिन आजकल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सेविंग जो है वो बैन की हुई है कि पेशेंट को सेव नहीं करना, इससे इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर प्रिस्क्राइब है, पार्ट प्रिपरेशन का लिख रखा है, तो हम प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को। उसके बाद हमारा आता है प्री ऑपरेटिव टीचिंग। प्री ऑपरेटिव टीचिंग में हम पहले ही पेशेंट को बता देंगे कि आपको कोई पेन होता है तो नर्सिंग स्टाफ को आपको बताना है कि आपको पेन हो रहा है, या आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है, आपका यूरिन नहीं आ रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है, तो प्री ऑपरेटिव केयर में हम पेशेंट को बताते होते हैं कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है सर्जरी के बाद, या आपको ड्रेन डलने वाली है, या हम आपको एनजी ट्यूब डालने वाले हैं। तो इस तरह की जो एडवाइस है वो पेशेंट को हम बताते होते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को बताते हैं कि सर्जरी के बाद आपको डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइज करनी है। आपको हम पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताते हैं, पेन को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स का बताएंगे कि कैसे जो है वो पेन को कम किया जा सकता है। तो हम एडवाइस करेंगे पेशेंट को प्री ऑपरेटिव टीचिंग के अंदर कि पेशेंट को, मतलब इसमें हम क्या होते हैं, डाइट से रिलेटेड भी टीचिंग देते हैं पेशेंट को पहले ही कि आपकी ये सर्जरी है, इसके बाद आपको ये जो है डाइट लेनी है, ये डाइट नहीं लेनी है। ठीक है, उसके बाद प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट होती है हमारे पास। जब पेशेंट ओटी में जाता है तो उससे पहले एक चेकलिस्ट भरी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट भी उसको हम बोलते हैं, या प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट भी हम उसको बोलते हैं। तो प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट में हम क्या देखते होते हैं कि आइडेंटिफिकेशन बैंड जो है वो पेशेंट का बंधा हुआ है या नहीं बंधा हुआ। कई बार एक ही नाम के दो पेशेंट आ जाते हैं ओटी के अंदर, तो आइडेंटिफिकेशन बैंड के ऊपर पेशेंट का नाम और पेशेंट की जो यूएचआईडी होती है वो लिखी जाती है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन बैंड के साथ हम पेशेंट की नाम प्लस यूएचआईडी को मैच करेंगे। एक चीज और है, पेशेंट अगर ओटी में जा रहा है तो उसकी जो भी ज्वेलरी है पेशेंट की, वो सारी की सारी हम निकलवा लेंगे। कोई आर्टिफिशियल डेंचर लगा हुआ है पेशेंट को, वो रिमूव करवाएंगे पेशेंट का। ठीक है, कोई ग्लास लगे हुए हैं वो उतारने के लिए बोलेंगे। तो ये सारी चीजें पेशेंट को बतानी है, और जो ओटी क्लॉथ्स है वो दे देंगे पेशेंट को चेंज करने के लिए। जो ओटी की सेपरेट ड्रेस होती है पेशेंट के लिए, वो चेंज करवा के ही हम ओटी में पेशेंट को भेजेंगे। तो आईडी बैंड हम बांध के भेजते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर उस पर लिखा होता है। कंसेंट चेक करेंगे कि कंसेंट लिया हुआ है या नहीं हुआ, लिया फाइल के अंदर। फिर हम देखते होते हैं बीटी, कि पेशेंट का ब्लड अरेंज करने के लिए तो नहीं बोला हुआ पेशेंट को। जैसे मेजर सर्जरी होती है तो उसमें जो सर्जन होता है वो पहले ब्लड अरेंज करने के लिए बोलता है ड्यूरिंग सर्जरी, क्रॉस मैचिंग हमें करवानी होती है, और सर्जरी से पहले जो ब्लड है वो अरेंज करके रखना होता है। तो ऐसा कुछ नोट्स तो नहीं डले हुए, तो प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट में देखेंगे कि बीटी के लिए बोला है कि नहीं बोला। इसके अलावा कोई स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर तो नहीं बोला सर्जरी के बाद, जैसे कि एलएससीएस करते हैं, तो एलएससीएस के साथ कई बार क्या होता है, जो डॉक्टर होता है वो ट्यूबेक्टमी भी करता है अगर पेशेंट कंसेंट देता है। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर उसमें मेंशन होता है कि एलएससीएस के साथ स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर आप कौन सा कर रहे हो, पेशेंट को ने ट्यूबेक्टमी के लिए कंसेंट दे रखा है या नहीं दे रखा है, तो ये चीजें भी हमें साथ में देखनी होती है। इसके अलावा पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कि नहीं लिखी फाइल में, वो चेक करनी होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का हो रखा है, हेड टू टो एग्जामिनेशन जो करते हैं वो पेशेंट का है कि नहीं है। कंसल्टेशन कंप्लीट है कि नहीं है, जैसे सर्जन कई बार पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो फिजिशियन कंसल्टेशन के लिए बोलता है। कई बार पेशेंट को चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को चेस्ट एंड टीबी कंसल्टेशन के लिए भेजता है। तो कंसल्टेशन जो लिखी हुई है फाइल के अंदर वो कंप्लीट है कि नहीं है। उसके बाद लैब रिजल्ट्स देखने होते हैं कि लैब रिजल्ट्स हैं वो सारे अटैच है या नहीं है, जितने टेस्ट हैं जो फाइल के अंदर लिखे हुए हैं उनके सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं कि नहीं आए।
तो वो सारे के सारे टेस्टों के जो लैब रिजल्ट्स हैं वो एक बार हम चेक करते होते हैं बिफोर सर्जरी। ब्लड ग्रुप क्या है पेशेंट का, ब्लड अरेंज है या नहीं है, क्रॉस मैच हो रखा है या नहीं हो रखा, वो चीज चेक करेंगे। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बिफोर सर्जरी क्या करते हैं, पेशेंट की ज्वेलरी रिमूव, हेयर पिन, ग्लास, प्रोस्थेसिस, नेल पॉलिश, ये सारी की सारी रिमूव कर देंगे। तो चेकलिस्ट में टिक कर देंगे अगर रिमूव कर रखा है तो। उसके बाद है प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन, देखेंगे कि प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है या नहीं कर रखी। अगर प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रखी है तो वो पेशेंट को लगाई है या नहीं लगाई है, तो वो हम नर्सिंग नोट्स में देख लेंगे। अगर लगाई होगी तो नर्सिंग नोट्स में वो मार्क की होगी। तो प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन है जो पेशेंट की, वो भी देखेंगे कि पेशेंट को लगाकर भेजा है या नहीं भेजा। ठीक है, कई बार जो होता है पेशेंट को लिखा होता है एंटीबायोटिक जो होता है वो लगा के भेजते हैं, जैसे कि इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन 1 ग्राम स्टैट गिवन टू द पेशेंट बिफोर शिफ्टिंग इन ओटी। ठीक है, तो कई बार रेंटेक और जो सेफ्ट्रेक्सोन एंटीबायोटिक है वो पेशेंट को प्री ऑपरेटिव मेडिसिन में हम लगा के फिर ओटी में शिफ्ट करते होते हैं। तो प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन के भी नोट्स हमने चेक करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट के वाइटल साइंस, पेशेंट के वाइटल साइंस, हम पेशेंट को ओटी में शिफ्ट कर रहे हैं उससे पहले हम पेशेंट के जो वाइटल साइंस हैं वो देखेंगे कि नॉर्मल या बेसलाइन है या नहीं है। ठीक है, अगर पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा है या पेशेंट का जो है सैचुरेशन कम है, पल्स रेट कम है, तो उस केस में जो है वो हम सर्जरी नहीं करते होते हैं। तो अगर वाइटल्स बेसलाइन आ रहे हैं पेशेंट के तभी हम पेशेंट को जो है वो ओटी में शिफ्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है हिस्ट्री ऑफ टेकिंग एनी मेडिसिन। हमें ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ओटी में पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो कई बार फाइल में भी मेंशन नहीं होता है कि पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहा है, तो हमें पेशेंट से ये हिस्ट्री जरूर लेनी है कि पेशेंट कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा है किसी तरह की। कई बार पेशेंट बताते नहीं होते हैं, तो जैसे कि इन मेडिसिन में मेनली आती होती है कि पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, एंटी डायबिटिक तो नहीं ले रहा, इंसुलिन तो नहीं चल रही है पेशेंट की, पेशेंट एंटीबायोटिक तो नहीं ले रहा, डायूरेटिक्स तो नहीं ले रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो नहीं ले रखी पेशेंट ने, पेशेंट की हेपेरिन तो नहीं चल रही है, पेशेंट की एंटीप्लेटलेट या थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग तो पेशेंट नहीं ले रहा है, कोई एंटीकोगुलेंट तो नहीं ले रहा है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है कि भी ओटी में शिफ्ट करने से पहले कि कोई पेशेंट है वो हिस्ट्री तो नहीं है उसकी कोई मेडिसिन की। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एंटीकोगुलेंट होते हैं हमारे, जैसे कि पेशेंट है हेपेरिन ले रहा है एंटीकोगुलेंट में, या फिर कोई पेशेंट है एस्प्रिन ले रहा है एंटीप्लेटलेट में, क्लोपिडोग्रिल ले रहा है एंटीप्लेटलेट होती है, तो ये जो मेडिसिन होती है दे विद होल्ड 48 आवर्स बिफोर द सर्जरी। अगर कोई हिस्ट्री ऐसी है मेडिसिन की तो 48 आवर्स पहले जो भी मेडिसिन हमने बताई है वो सारी की सारी पेशेंट की जो है वो हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं कई बार उनकी डोज जो होती है वो इंक्रीज करनी पड़ती है, क्योंकि जो ऑपरेशन होना है पेशेंट का दैट इज ए स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और जो स्ट्रेस होती है उसमें स्टेरॉइड्स की डोज जो होती है वो हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इंट्रा ऑपरेटिव केयर। इंट्रा ऑपरेटिव केयर में हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट है हमने ओटी में शिफ्ट कर दिया है तो वहां पे सब कुछ स्टेराइल होना चाहिए, सारे की सारी एसेप्टिक टेक्निक्स हैं वो हमने यूज करनी है ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, वहां पे हमने और क्या करना है, इंट्रा ऑपरेटिव में डॉक्टर जो है वो साइट को मार्क करता है, पेशेंट को दोबारा से आइडेंटिफाई करता है कि यही पेशेंट है। दो नाम के कई बार एक पेशेंट हो जाते हैं तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होती है ओटी के अंदर। तो यूएचआईडी मैच करेगा अगेन पेशेंट की कि राइट पेशेंट है कि नहीं है। फिर राइट साइड देखते हैं कि पेशेंट का जो ऑपरेट करना है हमें लेफ्ट साइड का करना है कि राइट साइड का करना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से इंट्रा ऑपरेटिव केयर में बिफोर ऑपरेशन से पहले जो साइट है उसको देखेगा कि साइट कौन सी है जिसको हमें ऑपरेट करना है। ठीक है, तो ड्यूरिंग ऑपरेशन भी क्या होगा, हमें पेशेंट को क्या करते होते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, तो पेशेंट के जो वाइटल्स हैं वो कंटिन्यू मॉनिटर करने होते हैं हमें ऑपरेशन के ड्यूरिंग में, और साथ में हम पेशेंट के को जो फ्लूइड है वो भी कंटिन्यू जो होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन पेशेंट को हम देते होते हैं। फिर हमारा आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमारे तीन मेन टारगेट होते हैं। सबसे पहले कि हमें जो ऑपरेशन से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको प्रिवेंट करना है, जो सर्जिकल साइट है उसकी हीलिंग को हमने प्रमोट करना है, और क्लाइंट को फिर से एक हेल्दी स्टेट में हमें लेके आना है। तो दीज आर द मेन गोल ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर।
तो 1 बाय 1 सिस्टम हम असेसमेंट करते हैं कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है या कोई पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है पेशेंट को। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमारा क्या आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे ही पेशेंट ओटी से हमारे पास शिफ्ट होके आता है, तो पेशेंट के सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ओटी से पेशेंट आया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट के वाइटल साइन हमें मॉनिटर करने होते हैं कि पेशेंट के वाइटल साइन नॉर्मल है या नहीं है। हम देखेंगे पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी। फिर हम चेक करते हैं पेशेंट की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखेंगे साथ में कि पेशेंट है वो कॉन्शियस है या अभी कॉन्शियस नहीं है, या फिर एनेस्थीसिया का इफेक्ट उसके ऊपर कितना है। तो ये चीज हमें सबसे पहले देखनी होती है। फिर हम जो नोट्स डाले हुए हैं डॉक्टर ने फाइल में वो देखेंगे कि कोई स्पेसिफिक पोजीशन तो नहीं देनी है पेशेंट को ओटी से आने के बाद। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, एक बार डॉक्टर के जो नोट्स हैं वो चेक करेंगे कि कुछ स्पेशल प्रिस्क्राइब तो नहीं कर रखा है। फिर पोस्ट ऑपरेटिव जो मेडिसिन है वो लिखी होती है कि पेशेंट ओटी से वार्ड में शिफ्ट हुआ है तो हम क्या क्या मेडिसिन हैं वो हमें एकदम से पेशेंट को देनी है, कितना फ्लूइड एडवाइज कर रखा है, पेन के लिए कौन सी मेडिसिन एडवाइज कर रखी है। तो ये सारी चीजें हमें एक बार फाइल के अंदर जो है वो चेक करनी होती है। फिर 1 बाय 1 सिस्टम हम असेसमेंट करते हैं। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम सबसे पहले देखते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि पेशेंट को अस्कल्टेट करके देखते हैं चेस्ट को कि कोई क्रैकल्स तो नहीं है, पेशेंट को कोई वीजिंग तो नहीं हो रही है, कोई एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखते होते हैं कि पेशेंट को लैरिंजोस्पाज्म तो नहीं है या ब्रोंकोस्पाज्म तो नहीं हो रखा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है, वो हम फाइल पे देखेंगे कि फाइल पे लिखा होता है कि पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी है या नहीं लगानी है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि सेचुरेशन पेशेंट की कितनी है, एसपीओ2 का लेवल कितना है। अगर एसपीओ2 कम है तो उस केस में हम जो है हम पेशेंट को जो है ऑक्सीजन है वो स्टार्ट कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट कितनी है, पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट प्लस में डेप्थ क्या है रेस्पिरेशन की, रेगुलर रेस्पिरेशन है या नहीं है, या फिर कोई एबनॉर्मल रेस्पिरेशन तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में मॉनिटर करनी होती है। उसके बाद हमारा आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हम क्या मॉनिटर करेंगे, हम देखेंगे कि पेशेंट का बीपी कितना है, कि पेशेंट को हाइपरटेंशन तो नहीं है या पेशेंट को हाइपोटेंशन तो नहीं है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पल्स रेट देखते हैं कि पेशेंट की जो पल्स है वो नॉर्मल है या नहीं है, एबनॉर्मल पल्स तो नहीं है पेशेंट की। तो ये कार्डियोवास्कुलर में देखेंगे पेशेंट की सैचुरेशन कितनी है, पेशेंट को साइनोसिस तो नहीं है। ठीक है, अस्कल्टेट करके देखेंगे कि जो हार्ट साउंड्स हैं वो नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सारा कार्डियोवास्कुलर के अंदर हमने मॉनिटर करना है। उसके बाद हमारा आता है मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। तो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में हम क्या करते होते हैं, मूवमेंट देखेंगे कि पेशेंट है वो एक्सट्रीमिटीज की मूवमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एनेस्थीसिया का इफेक्ट जब खत्म होता है तो जो मूवमेंट होती है वो एक्सट्रीमिटीज की जो होती है वो पेशेंट कर सकता है। फिर हम पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को क्या करते होते हैं, पेशेंट को अर्ली एम्पुटेशन के लिए एनकरेज करते हैं कि जो पेशेंट है वो अर्ली एम्पुटेट हो, क्योंकि जो एम्पुटेशन अर्ली होगी तो जो हीलिंग है वो जल्दी होगी। तो इसलिए पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे अर्ली एम्पुटेशन के लिए। उसके बाद हमारा आता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में हमने वही लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे कि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना है, पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में इसके अलावा हमने पेशेंट का टेम्परेचर भी मॉनिटर करना है कि पेशेंट का को हाइपोथर्मिया में तो नहीं चला गया है पेशेंट। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट ओटी से बाहर आता है तो ओटी में हम क्या करते हैं, जो एरिया है सर्जरी के लिए वो एक्सपोज करते हैं, इतना सारा फ्लूइड्स पेशेंट को देते हैं। तो क्या होता है, कई बार पेशेंट को जो होता है हाइपोथर्मिया हो जाता है और पेशेंट को शिवरिंग होने लगती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो पेशेंट को वार्म ब्लैंकेट हम देंगे, ऑक्सीजन स्टार्ट कर देंगे और जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो मेडिसिन हम पेशेंट को देंगे। उसके बाद आता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने देखना है कि कितना फ्लूइड है वो पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब कर रखा है। इलेक्ट्रोलाइट है वो पेशेंट के चेक करवाएंगे, लैब में टेस्ट भेजेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कि नॉर्मल वैल्यू है या नहीं है। इसमें सबसे मेन हमारा होता है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम देख रहे हैं तो सबसे मेन है इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, कि कितना फ्लूइड हमने पेशेंट को दिया है और कितना आउटपुट है। ठीक है, तो वो हमने आईओ इनटेक आउटपुट चार्ट है पेशेंट का फाइल के अंदर, वो मेंटेन करके रखना होता है आफ्टर सर्जरी। फिर है हमारा जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम।
जीआई सिस्टम में हमने क्या देखना है कि सर्जरी के बाद जो पेशेंट है, जो मेजर सर्जरी हुई है, तो एनपीओ हम पेशेंट को रखते हैं, उसमें साथ में प्रिस्क्राइब होता है या सर्जन एडवाइस करता है कि कब पेशेंट को जो ओरली है वो देना स्टार्ट करना है, तो वो हम सर्जन की एडवाइस लेते होते हैं। इसके अलावा जो है हम स्टार्टिंग जो करते हैं पेशेंट को वाटर से करते हैं, सबसे पहले सिंपल पानी देंगे, फिर लिक्विड डाइट देते होते हैं और धीरे धीरे जो है वो सॉफ्ट और सॉलिड डाइट की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना है कि जो पेशेंट है उसकी बाउल साउंड आ रही है या नहीं आ रही है, पेशेंट की पेरिस्टाल्सिस है या नहीं है, गैग रिफ्लेक्स है कि नहीं है, तो ये चीजें हमने पहले मॉनिटर करनी है, उसके बाद ही हम पेशेंट का जो है वो ओरली स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारा आता है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में वही हम इनटेक आउटपुट देखते होते हैं कि पेशेंट का जो यूरिन है, पेशेंट ने कितना यूरिन है पर आवरली आ रहा है, नॉर्मल यूरिन है जो पेशेंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो हम इनटेक आउटपुट चार्ट हमने बना रखा है, तो उसमें फील करेंगे कि आउटपुट कितना है पेशेंट का। फिर आता है हमारा पेन मैनेजमेंट के लिए। पेन मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब कर रखी है, पेशेंट को जो इंजेक्टेबल हमने देने हैं वो देंगे। थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है मेडिसिन की स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे जो होता है वो मेडिसिन हम जो है पेन के लिए कम देते जाते हैं। अगर ओपियोइड्स दे रखे हैं पेशेंट को, ओपियोइड्स प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है, पेशेंट की जो है वाइटल्स मॉनिटर करने हैं, मेनली रेस्पिरेटरी रेट कितनी है पेशेंट की। जो ओपियोइड्स होते हैं पेन के लिए वो रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज कर देते हैं, तो इस चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा हम पेशेंट को डिस्ट्रैक्शन थेरेपी दे सकते हैं, जैसे पेशेंट को मेडिटेशन के लिए बोल सकते हैं, या फिर पेशेंट को कंफर्ट मेयर्स दे सकते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट हम पेशेंट को देंगे ताकि पेन ना हो। कोल्ड और हॉट थेरेपी दे सकते हैं पेन को कम करने के लिए, तो ये सारी चीजें हम पेन मैनेजमेंट के अंदर कर सकते हैं। फिर हमारा आता है कि कॉम्प्लिकेशन, ये थी हमारी असेसमेंट कि पोस्ट ऑपरेटिवली हमने पेशेंट की क्या क्या असेसमेंट करनी है, क्या क्या हमें देखना है, क्या क्या केयर हमें पेशेंट की करनी है। तो उसके बाद हमारा आता है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में हमारा क्या आएगा, सबसे पहले पेशेंट को क्या हो सकता है, निमोनिया या फिर एटिलेक्टेसिस हो सकती है। एटिलेक्टेसिस का मतलब होता है कोलेप्सिंग ऑफ द एलोलाई। कई बार जो एलोलाई होती है वो कोलेप्स कर जाती है, तो ये चीज हमें मॉनिटर करनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टू प्रिवेंट द एटिलेक्सिस हम एनकरेज करते होते हैं पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए, कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है आपको। कफिंग के लिए एनकरेज करते हैं पेशेंट को, और पेशेंट को स्पायरोमेट्री के लिए एनकरेज करते होते हैं। पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो पेशेंट को जो है ऑक्सीजन लगाएंगे। ठीक है। फिर है हमारा हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया क्या होता है, हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रखा है तो उसको हम हाइपोक्सीमिया बोलेंगे। तो हाइपोक्सीमिया के अगर हमें सिम्टम लग रहे हैं, पेशेंट साइनोटिक दिख रहा है हमें, पेशेंट को डिज्निया हो रखा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसकी ऑक्सीजन स्टार्ट कर देंगे पेशेंट की, टू प्रिवेंट द हाइपोक्सीमिया। फिर हमारा आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कोई भी सर्जरी पेशेंट की हुई है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बनने का जो रिस्क होता है वो सर्जरी के बाद फर्स्ट 24 आवर में बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हमने प्रिवेंट करना है। हमें पता होना चाहिए कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है इसमें क्या होता है, पेशेंट को डिज्निया होता है, पेशेंट को हाइपोटेंशन होती है, बीपी कम हो जाता है, पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी पेशेंट की, पेशेंट है वो साइनोटिक हो जाता है, डिज्निक हो जाता है साथ में, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम्स क्या क्या है, तभी हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर लग रहा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो पेशेंट को हम क्या देते होते हैं, एंटीकोगुलेंट देते होते हैं, पेशेंट की हिपैरिन स्टार्ट करते होते हैं टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद है हेमरेज। अगर पेशेंट का ब्लड ड्यूरिंग सर्जरी ज्यादा लॉस हो गया है तो पेशेंट को हेमरेज हो सकता है। हेमरेज में क्या होगा, पेशेंट शॉक में चला जाता है, पेशेंट का बीपी है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को आईवी फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, पेशेंट का ब्लड अरेंज करेंगे टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस, अगर ऐसा हो रहा है। उसके बाद पेशेंट शॉक में चला गया है, जा सकता है सर्जरी के बाद एकदम से शॉक में चला जाएगा, क्योंकि एकदम से जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज होती है, तो कई बार पेशेंट का रिस्क होता है शॉक में जाने का। जैसे कि डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन हुआ है, किसी पेशेंट को पीपीएच हो गया है, तो उस केस में चांसेस ज्यादा होते हैं।
तो हम क्या करेंगे, पेशेंट शॉक में चला गया है तो बीपी उसकी हाइपोटेंशन होगा, पेशेंट का जो बीपी है वो कम हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाता है पेशेंट को, पेशेंट साइनोटिक हो जाता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो अल्टर हो जाएगा पेशेंट का। तो हम पेशेंट क्या करेंगे, इसमें भी हम ब्लड अरेंज करेंगे, आईवी फ्लूइड है वो स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में क्या होता है, इसमें कई बार जो वेन होती है दैट बिकम हार्ड कोड लाइक वेन, जो वेन होती है वो हार्ड हो जाती है, कोड लाइक वेन हो जाती है पैरों की, तो उसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हम बोलते हैं। तो ये भी कॉम्प्लिकेशन को हमें प्रिवेंट करना है, यहाँ पे होट एप्लीकेशन जो है वो पेशेंट को हम दे सकते हैं टू प्रिवेंट द थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ठीक है, उसके बाद है हमारा यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है, कई बार पेशेंट को जो इनवॉलंटरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती सर्जरी के बाद नॉर्मली, और जो यूरिन है वो कलेक्ट हो जाता है, दैट कॉज द एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो हम देखेंगे यूरिनरी आउटपुट कितना है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं हो रखी है पेशेंट को, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पेशेंट को कैथेटराइज कर देंगे अगर यूरिनरी रिटेंशन हो रखी है, तो इसको भी हमने मॉनिटर करना है। फिर हमारा आता है कॉन्स्टिपेशन। कई बार क्या होता है, सर्जरी के बाद जो पेशेंट है इमोबिलिटी की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है पेशेंट को, जो बाउल मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिपेशन के लिए पेशेंट को फ्लूइड ज़्यादा देंगे, हाई फाइबर डाइट है वो देंगे पेशेंट को लग्जेटिव्स दे सकते हैं, अनीमा दे सकते हैं अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें हम फ्रूट और वेजिटेबल पेशेंट को देंगे कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए। कई बार पैरालिटिक इलियम हो जाता है, जो बाउल साउंड है वो हमें अच्छे से सुनाई नहीं देती, पैरालिटिक इलियम में बाउल साउंड है वो नॉर्मली जो पेशेंट की है रिटर्न नहीं होती, तो तब तक हम पेशेंट को एनपीओ रखेंगे अगर पैरालिटिक इलियम है, और पेशेंट को ओरली कुछ भी नहीं देंगे, पेशेंट का आईवी फ्लूइड है वो स्टार्ट कर देंगे। कई बार वुंड इन्फेक्शन हो जाता है, अगर हम ड्यूरिंग सर्जरी प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं तो दैट कॉज द वुंड इन्फेक्शन। तो वुंड इन्फेक्शन अगर पेशेंट को हो जाता है तो इसमें होता है एक जो साइन है वो देखेंगे, रेडनेस तो नहीं है, रीडा बोलते हैं, एरिदमा तो नहीं है, एक्सथायमोसिस, ड्रेनेज, अप्रोक्सीमेशन ऑफ वुंड, वुंड ओपन तो नहीं हो गया है, तो ये आपने याद रखना है कि हमने देखना है कि कोई ड्रेनेज तो नहीं हो रहा है वहां से, प्रॉपर ड्रेसिंग वुंड के ऊपर है या नहीं है। इसके अलावा हमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ये भी देखना है कि वुंड के साथ में कोई ड्रेन तो साथ में कनेक्ट नहीं है, और जो ड्रेन है वो पेटेंट है या नहीं है, तो ये चीज भी हमें चेक करनी होती है। तो वुंड इन्फेक्शन है वो हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, एक होता है डिसेंस, इसमें क्या होता है जो वुंड है उससे ड्रेनेज हो जाता है, ड्रेनेज फ्रॉम वुंड, इन्फेक्शन हो जाता है और ड्रेनेज हो जाता है, डिसेंस बोलते हैं। एक होता है ईविसरेशन, ईविसरेशन में क्या होता है, वुंड के अंदर जो वुंड है वो ओपन हो जाता है और जो इंटरनल ऑर्गन है वो बाहर आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते होते हैं वुंड इविसरेशन। अगर ऐसा है वुंड डिसेंस या जो सूचर हैं वो ओपन हो गए हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो बाहर आ रहा है कोई, तो उस केस में क्या करेंगे, स्टेराइल ड्रेसिंग है नॉर्मल सलाइन में डिप करके स्टेराइल ड्रेसिंग से हम उसको कवर कर देंगे जब तक कि सर्जन नहीं आता है, जब तक कि कंसल्टेशन नहीं मिलती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे हमारी आते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमें कैसे करनी है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें लगता है कि कोई कुछ रह गया है तो उन चीजों की हम दोबारा से जो वीडियो है वो आपको बनाकर फिर से देंगे, अगर इसमें कुछ रह जाता है या फिर कोई टॉपिक आपको लगता है कि ये कवर होना चाहिए तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे आपको कंटिन्यू जो है वो वीडियो आती रहेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपसे कनेक्टेड रहें, आपसे जुड़े रहें, और आपके पास जो है नए नए टॉपिक्स की जो वीडियो है वो आगे हम आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।